So, hi everyone, welcome to my channel Practice Perception, and today we are going to discuss fundamental rights. Fundamental rights are a very important topic. मतलब almost every year नए questions हमको इस topic से देखने को मिलता ही है. फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है मतलब जिसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक लेक्चर में तो बिल्कुल कवर नहीं किया जा सकता, तो मल्टीपल लेक्चर्स विल बी टेकन. आज का लेक्चर है, हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आर्टिकल 12 एंड 13. फंडामेंटल राइट्स जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 का पार्ट है. पार्ट 3 का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. एंड ये कहाँ से आर्टिकल जो है हमारे 12 से लेके 35 तक सारे जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है. तो इन डेप्थ हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. जैसे कि हमारा फर्स्ट हो जाता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड मैनी मोर. अब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स में क्या है डिस्क्राइब किया गया है. राइट टू फ्रीडम जो है वो हमारे आर्टिकल 19 से लेके 22 में डिस्क्राइब किया गया है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसमें भी किस किस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 एंड 24 में है. देन फिर राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस की हमारी जो पूरी फ्रीडम है रिलीजन की वो हमारे 25 से 28 के आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं. सिमिलरली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पर्टिकुलर जो हमारे जैसे एससी हो गया, एसटीज हो गया, तो उनके कल्चर और उनके एजुकेशनल राइट्स जो है वो हमारे 29 से 30 के बीच में डिस्क्राइब किए हैं. सिमिलरली जो राइट है हमारा 6th, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि भैया तुमने सारे राइट्स तो दे दिए, लेकिन ये जितने भी राइट्स हैं हमारे इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑल, इन सबको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? तो वो प्रोटेक्शन देने का जो काम है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही इंश्योर करता है. इसमें बेसिकली क्या है कि आप जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का एम्पावर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करती है कि अगर किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32. और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्टली मतलब इसमें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो. कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको हायरार्की फॉलो करनी होगी कि जैसे हम लोगों को पहले अगर कोई केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में रहता है तो उसमें एक हायरार्की होती है कि पहले आपको लोअर कोर्ट से जजमेंट लेना पड़ेगा, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसा नहीं है. फंडामेंटल राइट्स के केस में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड बताइए पहले हमारा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले हमारे पास में कितने होते थे? 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे. लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ना हमारा एक राइट था जिसको बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी. इस राइट को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है. एंड नाउ इट हैड बीन मेड, मतलब उसको ना हमारे जो लीगल राइट्स होते हैं उसमें इंक्लूड कर दिया गया है और इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है. पहले जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 31 में हुआ करता था, लेकिन अब उसको एज लीगल राइट बना गया है तो वो हमारा आर्टिकल 300A में है. और 300A कौन सा पार्ट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12. पार्ट 12 में now it has been included. So this is the classification of fundamental rights. Now moving forward, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन. देखो एज यू हैड सीन प्रीवियस वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी एंड ऑल, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? हमारे राइट टू इक्वलिटी बेसिकली हमारे स्टार्ट हो रहा था आर्टिकल 14 से. आर्टिकल 14 से हमारे 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी, एंड देन फिर जो है हमने देखा था फ्रीडम एंड ऑल, ये सारे राइट्स हमारे बताए हुए थे. जब ये 14 से स्टार्ट होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे फंडामेंटल जो पार्ट 3 है वो हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से 35 तक, और फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है 14 से. तो आर्टिकल 12 एंड 13 क्या है? आर्टिकल 12 एंड 13 क्या है? और ये तो फंडामेंटल राइट्स में तो है ही नहीं, तो फिर इसको क्यों जो है पार्ट इसमें रखा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले हेडिंग में, आर्टिकल 12 एंड 13. ठीक है. सो देखो ये जो दोनों आर्टिकल्स है 12 एंड 13, दे डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देखो 12 तो डील करता है हमारा स्टेट की डेफिनेशन से कि भाई स्टेट क्या होती है, व्हाट इज स्टेट, एंड क्या क्या हम किसको स्टेट बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ जो है स्टेट का पार्ट नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें देखने को मिलेगी. अब 13 की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 हमारा डील करता है कि लॉ इन डेरोगेशन विथ और इन कंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन. इन शॉर्ट बोले तो जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई लॉ बनाया है स्टेट ने
और अगर मतलब वो लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें जुडिशरी जो क्या करेगी, अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और उस लॉ को इफ इट फाइंड कि नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशनल के जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है और उनको वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डेफिनेटली डिक्लेयर कर सकती है. तो दिस इज अबाउट आर्टिकल 12 and 13. So let's start detailed discussion on these articles. Just a while. Okay, let's begin. सबसे पहले आता है व्हाट इज स्टेट. ठीक है, अब आर्टिकल 12 में बताया डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना. तो आर्टिकल 12 में जैसा बोला गया कि स्टेट क्या है, तो जो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो स्टेट है वो क्या करती है, स्टेट इंक्लूड करती है हमारे किस किस चीज़ों को स्टेट इंक्लूड करेगी. स्टेट में आते हैं हमारे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है ना, स्टेट्स के भी आ जाएंगे इसमें. और इसी में हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आनी. तो हम उसको पहले समझते हैं कि अगर हमको किसी चीज़ को स्टेट बोलना है तो हम उसको स्टेट किस चीज़ पे मतलब किस बेसिस पे हम लोग चीज़ों को स्टेट बोल सकते हैं. देखो क्या होता है कि हमारे ना अगर हम लोग मतलब कुछ सिंपल वे में ये डायग्राम से समझेंगे कि जैसे हम लोग अगर बात करते हैं हमारे इंडिया में क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है. हमको सबको पता है कि पावर को डिवाइड किया गया क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो बेसिकली हम सबको पता है कि होता ही है. अब डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा यूनियन एंड स्टेट के बीच में. यूनियन स्टेट के बीच में हमारा पावर जो है क्या है, डिवाइड किया गया है. तो इसमें ये बोलते हैं कि ना भैया देखो हमारा यूनियन और ये स्टेट के बीच में क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है. वही अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी इकाई में है. हमारा सेपरेशन ऑफ पावर होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. 3 ऑर्गन्स हैं हमारे इंडिया में. 3 ऑर्गन्स होते हैं पावर, मतलब पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब जुडिशरी तो नहीं आएगा स्टेट में क्योंकि जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको इंडिपेंडेंस दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये एज एन सिंस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये क्या कर रही है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स को कस्टोडियन है ये, तो ये तो इसका पार्ट नहीं हो सकती स्टेट का. ओके अगर और फिर हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की. तो यहाँ पे देखा है हम लोगों ने कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये रहा सेपरेशन ऑफ पावर. एंड सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, हमारा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है. तो क्या इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो इस डायग्राम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और सेपरेशन ऑफ पावर है. डिस्ट्रीब्यूशन भैया यूनियन और स्टेट के बीच में और सेपरेशन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में है. अगर हम लोग यूनियन लेवल पे देखें तो लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई है, यूनियन लेवल पे लेजिस्लेटिव पावर हमारे पार्लियामेंट को दी गई है. सिमिलरली यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है, तो यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में है. सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी तो हम लोगों ने किसी को पावर दे के रखी है कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करेगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करेगा. तो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर कर रही है एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन कर रही है, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर रही है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी यूनियन लेवल पे, सिमिलरली यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो जाएगी. तो ये सारे जो है ना ये क्या होंगे, बेसिकली ये हमारे पार्ट क्या बना रहे हैं, स्टेट का पार्ट. ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इनकॉर्पोरेट होती है कि पार्लियामेंट भी हो गया, हम लोगों ने देखा ना अभी कि पार्लियामेंट भी क्या है, स्टेट में आएगी. पार्लियामेंट भी हमारे स्टेट में आ जाएगी यूनियन लेवल पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों यूनियन लेवल की हो गई. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर. ये सारा क्या हो गया, हमारे स्टेट का पार्ट हो गया. बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करो कि भाई स्टेट क्या होगी, स्टेट वो होगी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. अब ये भी 2 लेवल पे होंगे, यूनियन लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है ना. तो ये हो गया. और इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि लोकल अथॉरिटीज की बात की गई थी. तो लोकल अथॉरिटीज मतलब जो लोकल गवर्नेंस है वो स्टेट के अंडर में आता है. तो इसी से क्या हो गया, लोकल जो हमारी लोकल गवर्नेंस हो गई है ना. अब अगर हम लोग मतलब ऐसे पता कर सकते हैं आपकी कौन कौन सी चीजें, अब एसबीआई की बात करते हैं हम लोग कि एसबीआई जो हमारी बैंक है, एसबीआई क्या स्टेट की डेफिनेशन में आती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्टेट की डेफिनेशन में आती है. तो एसबीआई मतलब एक स्टेट है. कैसे है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर. यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट है एसबीआई. कैसे है एसबीआई का पार्ट, लेजिस्लेचर क्यों बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना जो यूनियन लेजिस्लेचर है ना, इसने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट का नाम था एसबीआई एक्ट 1935. और ये क्या करा, उस एक्ट से जो है एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था. ऐसे क्या हो गया, जो हमारी एसबीआई है वो एक स्टेट मतलब पार्ट ऑफ द स्टेट है. सिमिलरली हमारी आरबीआई भी है. आरबीआई भी जो है हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्टेट है.
और वही अगर हम लोग बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई उसकी बात करो, जैसे कोई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेट्स सपोज हम लोगों ने एमईटी यूनिवर्सिटी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एमईटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एमईटी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करो तो क्या ये स्टेट का पार्ट होती है? तो इसको हमको समझने के लिए ये समझना होगा कि एमईटी यूनिवर्सिटी है ना, ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इट इज द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है ना। पहले तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, कि इसको क्या है, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट में जाएगी, क्योंकि इट इज योर प्राइवेट चॉइस एंड नॉट द वॉइस ऑफ स्टेट ना। अगर हमको किसी भी चीज को स्टेट बोलना है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो वॉइस ऑफ द स्टेट, मतलब वॉइस ऑफ द पीपल होनी चाहिए। अब देखो ये जो एसबीआई है, एसबीआई क्या है? गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट कोई भी लॉ कब बनाती है? जब लोग उसको बोलेंगे कि भैया, मतलब गवर्नमेंट के हर लॉ के पीछे ना वॉइस ऑफ द पीपल होती है। लेकिन क्या वॉइस ऑफ द पीपल जो है एमईटी यूनिवर्सिटी में आ रही है? इसको समझना होगा कि एमईटी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, लेकिन ये आपकी प्राइवेट चॉइस है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो फंडेड होता है, किससे फंडेड होता है? ये फंडेड होता है हमारा गवर्नमेंट से। और इसमें क्या है, मतलब वॉइस ऑफ द पीपल है कि भैया हर कोई बड़े बड़े कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होना बहुत जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको फंड कर रही है। तो गवर्नमेंट एज उसको फंड कर रही है तो पार्ट ऑफ द स्टेट हो गया। और एक बात हमको ये भी पता होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू स्टेट ओनली। सिर्फ जो स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो पढ़ना है भैया, स्टेट क्यों सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को डिफाइन किया गया। तो स्टेट को डिफाइन ही इसलिए किया गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सिर्फ अगेंस्ट द स्टेट ही अगर आप एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं होंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो कि जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट हो रहा है, अगर तो आप क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। अब अगर ऐसे तो भैया क्या होगा कि हम लोग ना हर दिन मतलब कितने सारे केसेस जाएंगे। स्टेट अगर नहीं, मतलब अगर हम लोग क्लियरली स्टेट के अगेंस्ट में नहीं रखेंगे और सिंपल सिंपल उस पर भी रख देंगे तो काफी ज्यादा क्या होगा, हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा। ऐसे तो कितने सारे केसेस, इफ यू मतलब अगर आप और आपके कोई फ्रेंड के बीच में भी उसने अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी बोल दिया है ना, विच इज वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट, लेट्स सपोज कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि ना हमारे रिलीजन से लेके कुछ बोल दिया एंड कोई ऐसी एक्शन हो गई जो हमारे रिलीजन के लिए हमारे फ्रेंड सर्कल में हो गई, तो क्या होगा? क्या क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे? नहीं, उसके लिए डिफरेंट लॉज हैं जो उससे डील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आप सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स अगर हम आपके स्टेट वायलेट कर रही है देन ओनली यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्राइवेट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरी रेमेडीज गिवन है, लॉ में बताई गई है कि आप कौन कौन सी रेमेडीज के अंडर में एक्शन ले सकते हो, लेकिन fundamental is applicable to state only, ठीक है। you must have a clear understanding that fundamental rights are applicable only to states, ठीक है। any organization which is born by private, मतलब कोई भी अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने स्टार्ट की है, लेकिन बट वॉज फंडेड बाय, ठीक है, फंडेड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर उसको फंडिंग कौन कर रहा है, फंडिंग अगर स्टेट कर रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है भैया उसकी? अगर उसकी फंडिंग स्टेट से आ रही है, अगर उसकी फंडिंग स्टेट से आ रही है तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या हो जाएगा? वो इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लैंड, तो समझो कोई भी प्राइवेट लैंड था, उसको एक ट्रस्ट को दिया गया, ट्रस्ट को दिया गया और इसमें कितने हैं? 5 ट्रस्टी है, लेट सपोज 5 ट्रस्टीज हैं, ठीक है, इस चीज के। अब इनने क्या किया कि ना ये 5 ट्रस्टीज थे, अब इनके क्या हुआ कि इन लोगों ने स्कूल बनाया। ये जो लैंड इनके पास आया था, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर स्कूल बना दिया। स्कूल तो बना दिया लेकिन इनके पास इतनी फंडिंग नहीं है। अगर इनको मतलब उसके ऊपर स्कूल बनाया, अब इनके पास फंडिंग नहीं है तो इन लोगों ने क्या किया, स्टेट से फंडिंग ली। अब आपने स्टेट से फंडिंग ली है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर स्टेट ने फंडिंग की है, फंडेड बाय स्टेट है, तो वो पार्ट हो जाएगा स्टेट का। एंड ऐसे हम लोगों ने देखा कि जो हमारी कई बार बोलते हैं ना कि नेशनलाइजेशन हो गया कोई चीज का, तो नेशनलाइजेशन भी बेसिकली यही होता है कि क्या हो रहा है, फंडिंग की कमी हो रही है। फंडिंग की कमी होने की वजह से क्या कर रहा है जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, उसमें फंडिंग दे दिया। फंडिंग देने के बाद में ना उनका क्या होता है, फंडिंग देने के बाद में वो पार्ट ऑफ द स्टेट बन जाते हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है कि नेशनलाइजेशन। दिस प्रोसीजर इज नोन एज नेशनलाइजेशन, ठीक है। आई होप
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि आपको समझ तो आ रहा होगा। बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि स्टेट क्या होती है। तो स्टेट हम लोगों ने देखा यूनियन लेवल पे लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास में, तो पार्लियामेंट स्टेट हो गई भैया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब तो होते ही हैं स्टेट के पार्ट। इसके अलावा जो हमारी ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी हमारे पास लोकल अथॉरिटीज हैं, है ना, ये स्टेट और लोकल अथॉरिटीज हो गई, या फिर हमारी जो अदर अथॉरिटीज होती है जिनके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग की पावर है, ये सारी भी क्या होती है, हमारी पार्ट ऑफ द स्टेट, इनको बताया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हम लोग बात करते हैं कि स्टेट में किस किस चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखा था हम लोगों ने कि पावर को डिवाइड किया था यूनियन एंड स्टेट लेवल, पावर को डिवाइड किया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में। तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। सिमिलरली गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अभी स्टेट की बात कर रहे थे, अब इंडिया की बात कर रहे हैं। और वैसे क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट में जो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो हो गए। फिर सारी लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज इसमें क्या क्या आ गई, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा। ट्रस्ट का तो देखा हम लोगों ने कि ट्रस्ट को क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि क्या होता है कि ट्रस्ट में अगर जैसे फंडिंग की कमी हो रही है तो गवर्नमेंट अगर उसमें फंड करती है तो वो ट्रस्ट भी क्या हो जाते हैं भैया, ट्रस्ट में क्या होती है, स्टेट फंडिंग होती है मोस्टली, तो ट्रस्ट भी क्या हो जाते हैं, पार्ट ऑफ दी स्टेट हो जाते हैं। ओके, एंड हम लोगों ने देखा था अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट्यूटरी एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज हो जाती है, लाइक LIC, ONGC, सेल, SBI, ये सारी क्यों, क्योंकि ना कोई एक्ट से पास की गई है। और किसने पास किया इनको, लेजिस्लेचर ने पास किया। लेजिस्लेचर ने पास किया है तो क्या हो जाएगी, वो पार्ट ऑफ द स्टेट हो जाएगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अब एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेट बॉडीज या फिर प्राइवेट एजेंसीज जो है ना, दैट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ ए स्टेट, वो पार्ट ऑफ स्टेट हो सकती है, लेकिन कब होंगी, जब वो क्या कर रही है, वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई ऐसी प्राइवेट बॉडी है जो कि ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो स्टेट को करना चाहिए, मतलब स्टेट का अगर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, देखो जैसे एनजीओज अगर हम लोग बात करें तो एनजीओज क्या करते हैं, एनजीओज वेलफेयर ऑफ द पीपल कर रहे हैं, है ना, लोगों की हेल्प करते हैं। और ये स्टेट की भी यही ड्यूटी होती है कि उनको उनके लोगों की मदद करनी है। तो एनजीओज लाइक ना, ऐसे भी अगर प्राइवेट बॉडीज हैं जो कि क्या कर रही है, प्राइवेट बॉडीज या फिर एजेंसी जो कि क्या कर रही है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट अगर फॉल्स कर रही है और उनके जैसा अगर काम कर रही है, जो कि हमारे आर्टिकल 12 में बताया गया, तो वो भी क्या हो जाएगी, पार्ट ऑफ दिस स्टेट हो जाएगी। और एक चीज और देखो हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा तो हमको पता चला ना कि क्या पता चला कि जो पावर्स है वो किसमें डिवाइड है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर बताया गया कि हाँ भैया, एक लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है ना। अभी हम लोगों ने लास्ट लाइन में देखा था कि कौन सी चीज क्या बता रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे ना तो आप पता चलेगा कि देखो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं डिस्क्राइब नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन आर्टिकल 12 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर को बताता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ओनली इन दीज आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर इज मेंशन, मतलब डायरेक्टली तो नहीं है बट इनडायरेक्टली हम लोग देखें तो मेंशन है ना कि सेपरेशन ऑफ पावर यूनियन लेवल पे भी है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी है, यूनियन और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर किस में मेंशन है, आर्टिकल 12 में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल मस्ट नो कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं मेंशन नहीं, सिर्फ आर्टिकल 12 में ही है। एंड हैंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करें फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू स्टेट। ये क्या अभी हमने बोला था ना, सिर्फ ओनली स्टेट पे ही है, स्टेट के बाहर नहीं, ओनली टू स्टेट। ये ओनली वर्ड यू मस्ट रिमेंबर, ओनली टू स्टेट्स एंड नॉट फॉर अदर्स। मतलब अदर्स में किसकी बात हो रही है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की या फिर प्राइवेट बॉडीज जो होती है उनकी बात हो रही है कि उनके लिए नहीं है। उनके लिए क्या है हमारे पास में, उनके लिए हमारे पास में अदर रेमेडीज आर मेंशन आर गिवन बाय द लॉ। एंड हम लोग उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा जो भी है आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें आर एप्लीकेबल ओनली टू दी स्टेट्स। ठीक है, ओनली 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 यू मस्ट रिमेंबर कि भाई सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट अगेन। ना स्टेट ऑल्सो एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज बॉर्न बाय प्राइवेट, ये I had already mentioned, which is born by private but funded by government। मतलब क्या है,
कि ना बॉन्ड तो भैया प्राइवेट लोगों ने उसको स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट करा या फिर उनका इनिशिएटिव था, लेकिन उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग आ रही है हमारे स्टेट से, तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, दिस इज द पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, अगर सिर्फ फंडिंग भी आ गई ना वहां से स्टेट से, ऑल दो भले स्टेट जो इसकी उसमें प्रोसीडिंग्स में नहीं थी, लेकिन अगर फंडिंग भी आ रही है ना तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो इम्प्लाइड होते हैं, उसके पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिखेगा कि आर्टिकल 12 को कैसे मेंशन किया गया। देखो पार्ट 3 है, सॉरी ओके, पार्ट 3 है ना, फंडामेंटल राइट से डील करता है। और इसमें अभी देखो, अभी हम लोगों ने आर्टिकल 12 और 13 को ना, इनको जो जिस सब हेडिंग में दिया गया है ना, वो जनरल है, क्योंकि 14 के बाद में क्या हमारा राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम है ना, ये स्टार्ट होंगे, तो उसमें वहां पे वो हेडिंग लिखी होगी। अब ये जनरली सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेट क्या होती है, डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन पढ़ो। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अलग होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑफ ईच स्टेट की, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल एन इंस्टीट्यूशन एज एन स्टेट, ठीक है, जब भी वो क्या होगा, स्टेट का पार्ट बनेगा ना। अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें जो कि हमको आर्टिकल 12 के अंदर में समझना होता है, तो आएगा सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, बेसिकली हम लोगों का वो है यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर किसमें, डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऑर्गन कौन से होगा, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एंड जुडिशरी क्या करती है हमारे इनको, अगर ये राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, देन ओनली जुडिशरी क्या करेगी इनको, जस्ट अ मिनट यार, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं तो जुडिशरी क्या करेगी, उसके ऊपर इंटरप्रेट करेगी कि भाई सच में वायलेशन हुआ है कि नहीं, अगर वायलेशन हुआ है तो फिर उसको क्या करेगी, स्टेट को बुलाएगी और स्टेट को बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, या उनके फंडामेंटल राइट्स जिनका स्टेट ने वायलेट किया है, उनको फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवाने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कंसेप्ट बहुत इम्प्लाइड है, मतलब कि ना देखो हम लोगों ने देखा कि इसमें कहीं भी गवर्नमेंट की बात की है क्या, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे नो, मतलब यहाँ पे कहीं भी जो है ना जुडिशरी की बात नहीं की गई है, नो मेंशन ऑफ जुडिशरी। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो लोग भी क्या कर रहे थे, जुडिशरी को एज अ पार्ट ऑफ स्टेट नहीं चाह रहे थे ना, इसमें जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जुडिशरी क्या हो जाएगी, स्टेट का पार्ट नहीं होती है। एंड हेंस अगर हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को भी मेंशन किया गया है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर को भी बताया गया, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है इम्प्लाइड फॉर्म में कि हाँ इसमें जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, एज जुडिशरी को हम लोगों ने स्टेट का पार्ट नहीं बताया, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आई होप यू आर मेकिंग द सेंस, कि आपको समझ आ रहा हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस दैट राइट्स जो है, टाइप्स ऑफ द राइट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सो राइट्स को बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। लीगल राइट्स क्या होते हैं, तो देखो सिंपल, हम लोगों ने देखा था ना कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, आरटीपी था, राइट टू प्रॉपर्टी को जो कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31, नाउ हैड बीन मेड, क्या कर दिया उसको 300A में क्या लीगल राइट बना दिया। तो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस होता है और क्यों इनको ऐसे क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो लीगल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो वॉइस मतलब ना लोगों से आते हैं। देखो कैसे आएंगे, इसको ऐसे समझो कि जैसे सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में साइन करते हैं। अब अगर कोई चीज़ है जो सोसाइटी, पूरी एक सोसाइटी एज अ होल चाहती है कि भैया ये वाला लॉ आना चाहिए, तो वो सोसाइटी में क्या होगा, जो लोग रहेंगे, सोसाइटी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू अपनी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। एंड अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद में अगर ये होता है कि हाँ इसके रिगार्डिंग लॉ आना चाहिए, तो एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो लॉ अगर बन रहा है कोई भी, तो वो लॉ क्या होगा,
उस लॉ के अंदर में जो भी चीज होगी ना वो लीगल राइट में आएंगी, वो हमारे लीगल राइट में आएंगी, क्योंकि वो लॉ से है। अब अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेंशन डायरेक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है क्या है हमारे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट और एनीथिंग, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है एंड इसको मतलब लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना लीगल राइट्स में, अभी जैसे हमारे आए थे फार्म लॉज, ठीक है, एग्जाम्पल देते हम लोग फार्म लॉज का, क्या होता है फार्म लॉज का बहुत सारा वो हुआ था, बहुत सारे उसके अगेंस्ट में ना एक्शंस हुई थी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट, सोसाइटी ने क्या करता था जब फार्मर्स लोगों ने मना किया कि नहीं हम लोग ये लॉज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, सोसाइटी ने उनको अप्रूवल नहीं दिया था, सोसाइटी ने उसको अप्रूव नहीं किया था, तो पार्लियामेंट को अपना लॉ वापस लेना पड़ा था, दे हैव टू रिपील दैट लॉ। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स है उनमें आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, इनको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, नो नॉट नीड अप्रूवल, नॉट नीड अप्रूवल ऑफ, उनको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, नीदर ऑफ द सोसाइटी या सोसाइटी के लोग हो या पार्लियामेंट हो, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड वेदर यू लाइक और वेदर यू नॉट लाइक, लेकिन आपको इन राइट्स को मानना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। एंड ये किसने दिया हमको? गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी। ये जो राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्यों दिए? ताकि लोग क्या हो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। प्रोटेक्शन किससे करेंगे? ये जो पीपल है यहाँ पे हम लोग देखो तो देखो ये जो लोग हैं यहाँ पे पीपल है, ये पीपल को ही राइट दिए हैं। पीपल को राइट क्यों दिए? ताकि ये सोसाइटी से अपनी क्या करे, प्रोटेक्शन कर सके। सोसाइटी से प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या यहाँ पे दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। एंड सोसाइटी को इसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो लीगल राइट्स क्या होते हैं, ये लीगल राइट्स ना सोसाइटी, लोग, पार्लियामेंट, इनके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए ऑल्दो हम लोग इनको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टन प्रोसीजर वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप यही प्रोसीजर फॉलो करके इनको अमेंड कर सकते हो। इसमें आपको किसी के भी अप्रूवल की या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की जरूरत नहीं है कि क्या सोसाइटी सोचती है। और अगर जैसे फार्म लॉज के केस में हुआ था वैसे कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के केस में नहीं होता है। सो दैट इज फॉर रिगार्डिंग कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप यू आर मेकिंग द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 12 में देख लिया हम लोगों ने कि क्या होता है। आर्टिकल 12 बेसिकली किसकी बात कर रहा था। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है हमारा डील करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। आई एम अनएबल टू राइट इट। ओके, जुडिशियल, ये जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि कैसे। This is the second provision of the first chapter of the part 3. Second provision है, as we had already की first provision ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 12 पढ़ा जिसमें क्या definition of state है। नाउ ये क्या कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 का क्या है, सेकंड प्रोविजन है। इट इज द सेकंड प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सक्सेशन टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल। और आर्टिकल 12 के अंदर में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके आगे बताया गया है। नाउ once the state has been defined, it is important to mention that the acts of the people if they are inconsistent, the acts of the people if they are inconsistent or in derogation में, मतलब कि अगर लोगों के एक्ट्स ऑफ द पीपल, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्ट्स ऑफ द पीपल इफ दे आर inconsistent with or in abrogation with the part 3 will such extends to be declared as void। उनको क्या करेंगे हम लोग, declared as void by the exercise of powers of judicial review। ठीक है, this is what I'm trying to say, judicial review, JR refers to judicial review with the application of doctrine of severability। severability अगर हम लोग शॉर्ट में बात करो, severability यहाँ पे किसको डिफाइन करता है, इट डजंट मेक सेंस कि आप इसको सेवरेबिलिटी बोलो या सेपरेटेबिलिटी बोलो। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइड है, डिवाइड मतलब कि चीज़ों को जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें क्या वो बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्ट्स, इनडायरेक्ट एक्ट्स ऑफ पीपल, कोई भी लोगों के इनडायरेक्ट एक्ट्स है, वर्ड को मेंशन करना, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे पर इनडायरेक्टली अगर आप कोई चीज़ को करने जा रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या फिर क्या करते हैं कि ना जो गवर्नमेंट है कोई उनका कोई लॉ आया, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि नहीं यार डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है इसका मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है, वॉइड डिक्लेयर कर देती है।
तो डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, पर इनडायरेक्टली तो हो रहा है ना, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर इनडायरेक्टली भी अगर कोई एक्ट है या कोई चीज़ है जो पीपल के अगर हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसको ना जुडिशियल रिव्यू करेगा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के अंडर में, एंड उसको फिर वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। लॉज अंडर दिस आर्टिकल इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो हमारे लॉज है इस आर्टिकल के अंडर में नॉट इंक्लूड्स ओनली द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, सिर्फ लेजिस्लेचर जो हमारे यूनियन लेवल पे सिर्फ उसके एक्ट की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ उसके एक्ट की बात नहीं कर रहा है, एंड स्टेट लेवल, यहाँ सिर्फ स्टेट लेवल की बात भी नहीं कर रहा है, बट ऑल्सो रूल्स एंड रेगुलेशन, orders, notification, bylaws, customs, usage which give a broad interpretation to cover all actions of the state। मतलब कि सिर्फ जो हमारे एक्ट्स या फिर लॉज यूनियन या फिर स्टेट लेवल पे आ रहे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता है, इसके अलावा जो हमारे रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बायलॉज, कस्टम्स, यूसेज, मतलब एवरीथिंग जो भी एक्शन है स्टेट के, उन हर एक्शन को ये कवर करता है, ठीक है। एम्पावर्स कोर्ट्स ऑफ इंडिया, किसको एम्पावर करता है, कोर्ट्स को, टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। इंडिविजुअल जो हमारी कोर्ट्स है उनको पावर दे रहा है कि क्या करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। आपको अगर इंडिविजुअल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करना होगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करना होगा एज मेंशन इन पार्ट 3, एंड होल्डिंग द व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये क्यों हो रहा था कि ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो हमको राइट देने से पहले सोचा था, जो उनके हमसे एक्सपेक्टेशंस थी, जो उनकी व्हील थी, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना, मतलब कि वायलेट ना हो। ऐसा ना कि अगर हम लोग इंटरप्रीट ही नहीं करेंगे, पता चला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो भैया कोई लॉ बनाया था तो वो अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो तो कुछ और हो रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा जुडिशियल रिव्यू ना, इट प्लेज एन वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और होल्डिंग द व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुपीरियर टू द व्हील ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की व्हील है ना, उसको हमको होल्ड करना होगा, मतलब उनको सुपीरियर रिटी पे रखना होगा एज कम्पेयर टू द व्हील ऑफ द स्टेट। Therefore, SC is referred to as custodian of constitution। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला था, custodian of constitution and one of the most powerful supreme court in the world। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतनी पावर दे के रखी है। उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करेगी, वो स्टेट के जो एक्शंस है उनके ऊपर अपनी आइज को रख सकती है, उनके ऊपर ना मतलब कि ना चेक रखेगी। और दूसरा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की व्हील है उसको मेंटेन करने का काम करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की व्हील है उसके ऊपर स्टेट की व्हील जा रही है, नहीं, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना जब लॉ बनाया था तो हमको उसको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि स्टेट अगर आज कोई गवर्नमेंट है और वो चाहती है कि मतलब गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेगी ताकि उनको बेनिफिट हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को काफी ज्यादा पावर्स दी हुई है, और इसीलिए जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इट इज द मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 12 and 13, and if you have any doubt then you can put that in the comment section. Thank you for watching.